हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल निमिजी नेट एजुकेशन में। मैं शशि सोनी आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे और बहुत अच्छे से अपनी स्टडी कर रहे होंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर भी सॉल्व कर रहे होंगे, जो कि हमारी सफलता का सबसे बड़ा रहस्य है। हम आपको कई बार कह चुके हैं कि यदि आप अपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर नहीं लगाएंगे तो आपका नेट कभी भी नहीं निकल सकता। ये मेरा चैलेंज है। और यदि आप अपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगाते हैं तो आपका नेट 100% ही निकल जाएगा, क्योंकि हमारी जो पढ़ाई को मजबूती देता है, जो हमारी मैच्योरिटी आती है पढ़ाई की, वो किससे आती है? हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर सॉल्व करने से। तभी हमको पता लगता है कि हमारे किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो हमारी यूनिट 5 चल रही है। यूनिट 5 का पार्ट बी चल रहा है। पार्ट बी में पाठ्यचर्या अभिकल्प के मॉडल, परंपरागत या समकालीन मॉडल, ये हम आपको पढ़ा चुके हैं। ठीक है, शैक्षिक विषय आधारित मॉडल, शैक्षिक विषय आधारित मॉडल, सक्षमता आधारित मॉडल, सामाजिक कार्य क्रियाकलाप मॉडल, तो इसके हम ये पढ़ा चुके हैं। शैक्षिक विषय आधारित मॉडल पिछले वीडियो में हमने पढ़ाया था, लेकिन आज इसकी थोड़ी सी बात फिर से कर लेते हैं। हम इसको कहते हैं, क्योंकि ये जो मॉडल है सभी में थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंट है। आपको हमने बताया था कि जो मॉडल 3 तरीके के होते हैं, एक छात्र केंद्रित होता है, दूसरा विषय वस्तु केंद्रित होता है और तीसरा समस्या केंद्रित होता है, प्रॉब्लम सेंटर होता है। तो ये 3 तरीके से हम मॉडल का निर्माण करते हैं। तो जो चाहे मान लीजिए, जैसे आपका हमारा क्या हुआ कि ये जो शैक्षिक विषय आधारित मॉडल है, तो जो शैक्षिक विषय आधारित मॉडल है ये पिछली वीडियो में हम आपको पढ़ा चुके हैं, लेकिन फिर से इसकी थोड़ी सी बात कर लेते हैं, आगे फिर बढ़ेंगे। ठीक है, तो शैक्षिक विषय आधारित मॉडल है, तो ये किसके बेस होगा? आपका विषय वस्तु आधारित मॉडल। ठीक है, तो जो भी हम मॉडल तैयार करते हैं, या तो उसमें छात्र सेंटर पे होता है, हम छात्र को देखते हुए मॉडल बनाते हैं, या उसमें आपका विषय कंटेंट सेंटर पे होता है, कंटेंट को देखते हुए हम मॉडल बनाते हैं, या आपका प्रॉब्लम सेंटर पे होती है, समस्या को देखते हुए हम मॉडल तैयार करते हैं। तो शैक्षिक विषय आधारित मॉडल, इंग्लिश में बोलते हैं एकेडमिक डिसिप्लिनरी बेस्ड मॉडल। एकेडमिक से मतलब आप सभी लोगों को पता होगा, एकेडमिक से डिग्री। ठीक है, डिग्री का मतलब जो हम डिग्री लेते हैं सारी किसके अंतर्गत आ जाती हैं? सभी एकेडमिक कहलाती हैं। ठीक है, तो शैक्षिक विषय आधारित मॉडल। ठीक है, शैक्षिक एवं विषय पाठ्यक्रम मॉडल, विषय आधारित पाठ्यक्रम मॉडल, विषय आधारित पाठ्यक्रम मॉडल। ठीक है, शैक्षिक एवं विषय आधारित पाठ्यक्रम मॉडल, एकेडमिक डिसिप्लिनरी बेस्ड मॉडल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि हमने आपको बताया था कि यहाँ पे एकेडमिक डिसिप्लिनरी बेस्ड मॉडल से मतलब है कि जो हम डिग्री लेते हैं, जो हमारे स्कूल में जो मॉडल होता है, जो स्कूल की शिक्षा व्यवस्था चलती है, वो इसी मॉडल के अंतर्गत चलती है। ठीक है, वहाँ पे क्या होता है, एक डिग्री दी जाती है हमको स्कूल के अंदर। ठीक है, लेकिन अनुशासन भी वहाँ पे इम्पोर्टेंट मायने रखता है, अनुशासित होकर। ठीक है, जो विषय आधारित कोई भी विषय होता है, ठीक है, जो कोई भी हमारा पहले सब्जेक्ट होता है, उसमें क्या होता है, उसमें हमको कोई डिग्री मिलती है और एक अनुशासन होता है, अनुशासन के साथ हम सारी की सारी चीज़ें क्या, एक औपचारिकता होती है, औपचारिकता के साथ हम जो भी डिग्री हासिल करते हैं उसको, वो किसके अंतर्गत आ जाती है? आपकी जो शैक्षिक विषय एवं मॉडल, शैक्षिक एवं विषय आधारित मॉडल के अंतर्गत, एकेडमिक डिसिप्लिनरी बेस्ड मॉडल। ठीक है, तो यहाँ पे जितनी भी डिग्री हम लेते हैं सब इसी के अंतर्गत आ जाएंगी। यहाँ पे क्या होता है, ये विषय केंद्रित है। ठीक है, आपको बताइए कैसे सब्जेक्ट केंद्रित है। जब ये विषय केंद्रित है तो हमने आपको बताया था, एक होता है आपका परंपरागत मॉडल और एक होता है समकालिक मॉडल। तो ये कैसा होगा? आपका परंपरागत मॉडल होगा। परंपरागत मॉडल, क्योंकि यहाँ पे क्या, सब्जेक्ट्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिया जाता था छात्र की तुलना में। ठीक है, तो परंपरागत मॉडल जो जिस तरीके से पहले शिक्षा व्यवस्था चलती थी, जो टीचर्स पढ़ाते थे, सब्जेक्ट्स को पढ़ाते थे, सभी सब्जेक्ट्सों में निपुण बनाना, सभी सब्जेक्ट्स में विद्वान बनाना पहले की टीचिंग थी। लेकिन आज की जो मॉडर्न शिक्षा प्रणाली है वो क्या, किसी एक सब्जेक्ट में, किसी एक विषय में बच्चे को विद्वान बना दो, बच्चे को स्पेशलिस्ट बना दो, बच्चे को प्रोफेसर बना दो एक विषय का। ठीक है, तो ये जो मॉडर्न शिक्षा प्रणाली कहती है, तो इसके अंतर्गत हमने आपको बताए थे कि 2 होते हैं। पहला होता है परंपरागत मॉडल, दूसरा होता है समकालीन मॉडल। ठीक है,
तो यहाँ पे आपका जो ये तो समझ में आ ही गया कि जो आपको पढ़ाया गया डिग्री देता है वही आपका एकेडमिक कहलाता है। यहाँ पे जो हम पढ़ते हैं उसकी लास्ट में हमको डिग्री दी जाती है। तो शैक्षिक विषय आधारित मॉडल इसी से आधारित होता है। तो इसमें जो सब्जेक्ट होते हैं वो अलग अलग होते हैं और सब्जेक्ट्स को अलग अलग भागों में बांटना ही इसकी विशेषता होती है। ठीक है, सब्जेक्ट्स को छोटे छोटे भागों में, ठीक है, सब्जेक्ट्स को छोटे छोटे भागों में, ठीक है। तो जैसे सब्जेक्ट होता है तो सब्जेक्ट को छोटे छोटे भागों में बांटकर हम बच्चे को पढ़ाते हैं, क्योंकि यहाँ शैक्षिक विषय आधारित पाठ्यक्रम मॉडल है। जैसे सब्जेक्ट में आपका इंग्लिश हो गया, ठीक है, इंग्लिश हो गया, या मान लीजिए मैथ हो गया। इनको किस तरीके से पढ़ाएंगे? इंग्लिश को पढ़ाएंगे तो पहले क्या बच्चे को ABCD सिखाएंगे, अल्फ़ाबेट सिखाएंगे, ठीक है। इसके बाद क्या सिखाएंगे? बच्चे को ऐसे कुछ वर्ड्स मीनिंग सिखाएंगे। इसके बाद उनको टेंस सिखाएंगे। तो धीरे धीरे सब्जेक्ट्स को छोटे छोटे भागों में बांटकर बच्चों को सिखाते हैं। या ग्रामर सिखाएंगे तो उसमें क्या सिखाएंगे कि पहले उनके क्या सिखाएंगे कि जो ग्रामर में जो परिभाषाएं हैं, जो अलंकार हैं वो सिखाएंगे। या मैथ सिखाएंगे तो मैथ में पहले बच्चे को सूत्र बताएंगे, ठीक है, 1 2 3 सिखाएंगे, इनको प्लस माइनस सिखाएंगे, ठीक है, फिर क्या गुणा भाग सिखाएंगे। तो इस तरीके से बच्चे को सिखाएंगे। सब्जेक्ट में शैक्षिक विषय आधारित होता है। तो बच्चे को छोटे से बड़े क्रम में सिखाते हैं कि शुरुआत से छोटी फिर एकदम से बड़ा करके, तभी तो कोई बच्चा बड़ी चीज़ों को सीखता है। तो ये शैक्षिक विषय आधारित होता है, ठीक है। इसका सबसे ज़्यादा जो यूज होता है हमारी क्लास में होता है, ठीक है। ये जो शैक्षिक विषय आधारित मॉडल होता है ये क्लास में यूज होता है। जो स्कूली शिक्षा प्रणाली होती है मुख्य रूप से डिग्री लेते समय हमको जो विषय का जो ज्ञान दिया जाता है, जो सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी सब्जेक्ट्स हमको पढ़ाए जाते हैं, जो ज्ञान दिया जाता है एक डिग्री लेते समय, ठीक है। तो इसी को कहते हैं शैक्षिक एवं विषय आधारित मॉडल, ठीक है। तो जो डिग्री लेते समय जो डिग्री हमको जितनी भी डिग्री मिली है, इंटर, BA, 10th, MA, जो भी हमको डिग्री मिली है, ये सब किस पर? इसी पर आधारित है, एकेडमिक डिसिप्लिन, ठीक है। एक डिसिप्लिन के अंतर और एक डिग्री जो मिलती है एक डिसिप्लिन के साथ, एक हम यहाँ पे औपचारिकता को निभाते हुए एक डिसिप्लिन के साथ। ऐसा नहीं है कि हम कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी सीख सकते हैं, एक डिसिप्लिन में रह के हमको चीज़ों को सीखना पड़ता है। तो ये मॉडल हम आपको पहले पढ़ा चुके हैं। जो इसका स्ट्रक्चर बनेगा, इसमें जो पिछली वीडियो में हमने आपका स्ट्रक्चर नहीं बताया था इसका कि स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, ठीक है। जो इसका जो मॉडल होगा वो किस तरीके से बनेगा उसकी बात हम अभी करते हैं। कि जो सबसे पहले होगा सब्जेक्ट होगा हमारा, ठीक है, या कंटेंट कह सकते हैं, विषय वस्तु कह सकते हैं, ठीक है। तो सब्जेक्ट हो जाएगा। इसके बाद हमारा क्या होगा? इसके बाद हमारा टॉपिक होगा। सब्जेक्ट्स को छोटे छोटे भागों में बांटेंगे, ठीक है। मान लीजिए कोई भी सब्जेक्ट है, मान लीजिए आपका एजुकेशन ही, तो एजुकेशन को छोटे छोटे भागों में बांटेंगे, ठीक है। इसके बाद क्या होगा? ऑब्जेक्टिव्स होंगे। ऑब्जेक्टिव कि हमारे उद्देश्य क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले जो हमारा विषय है, इसके बाद इसको हम छोटे टॉपिक में बांटेंगे। इसके बाद हमारा उद्देश्य क्या है, हम जो पढ़ाई कर रहे हैं, जो विषय का ज्ञान ले रहे हैं, जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, वो किस एकेडमिक के लिए ले रहे हैं, कौन सी डिग्री पूरी करने के लिए ले रहे हैं, हमारे उद्देश्य क्या है उसके, कि उस ज्ञान को लेने के बाद हमारा क्या उद्देश्य पूरा होगा, क्या उसके उद्देश्य होंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसी चीज़ को, ठीक है। तो इसके अंदर हमारा क्या सब्जेक्ट क्या होगा, ठीक है, ये होगा कंटेंट, टॉपिक, कौन कौन से टॉपिक होंगे यहाँ पे, ठीक है, कौन से टॉपिक होंगे यहाँ पे। और इसके दो यहाँ पे हमको क्या सब्जेक्ट के अंदर क्या हम पहचान कर सकते हैं, ठीक है, पहचान कर सकते हैं इसकी सब्जेक्ट की, कौन कौन से हमको सब्जेक्ट पढ़ाना है, ठीक है। और इन्हीं सब्जेक्ट की वजह से यहाँ से क्या हमारा उद्देश्य पूरा होता है। और यहाँ पे क्या सब्जेक्ट्स के अंदर क्या होता है, परिभाषा होती है, ठीक, सामान्यीकरण होता है, एक समझ विकसित करना, सब्जेक्ट को समझना कि जो हमने सब्जेक्ट पढ़ाया है वो अपने किस हद तक समझा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे एक समझ कि कितनी समझ हुई, तो ये सभी सिखाते हैं। तो यहाँ पे हमारा होगा कि हमने जो सब्जेक्ट है उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, क्या हमको पढ़ाना है। और यहाँ पे जो हमारा टॉपिक होगा, टॉपिक के अंदर हम डिसाइड करेंगे कि कौन कौन सी टॉपिक हम यहाँ पे बच्चे को पढ़ाएंगे, कौन कौन सी टॉपिक डिसाइड करेंगे, ठीक है। और इससे क्या होता है कि यहाँ पे जो सब्जेक्ट के अंदर हम पहचान कर सकते हैं किसी भी सब्जेक्ट्स के। इसके बाद हमारे जो उद्देश्य होते हैं, इनका मुख्य रूप से यही रोल होता है कि उद्देश्य जो होते हैं, उद्देश्य को पूरा करने के लिए हम कौन से विषय पढ़ रहे हैं, और जो विषय हम पढ़ रहे हैं उनका उद्देश्य क्या है, वो किस चीज़ के लिए, किस एकेडमिक डिग्री लेने के लिए हमको पढ़ाए जा रहे हैं, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा आपका।
कि यदि हमारा कोई शैक्षिक उद्देश्य है, ठीक है, तो उस शैक्षिक उद्देश्य को पूरा करने के लिए हम इस मॉडल का यूज करते हैं। मान लीजिए हमको बीए करना है, ठीक है, तो हमारा शैक्षिक उद्देश्य क्या है, बीए करना, तो बीए के लिए हम इस मॉडल को यूज़ करेंगे। मॉडल के अंदर पहले सब्जेक्ट्स होंगे, सब्जेक्ट्स के अंदर कौन कौन से टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है, तो सब्जेक्ट्स में हम पहचान करेंगे कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स हमसे कौन कौन से विषय हमको पढ़ने हैं, ठीक है। तो सब्जेक्ट में इसमें बीए करेंगे तो एक विषय तो होगा नहीं, कुछ हम विषयों को निर्धारित करेंगे, तो उनसे क्या होगा, हमारा उद्देश्य पूरा होगा कि जो हमको बीए की डिग्री करनी है। और यहाँ पे सब्जेक्ट्स के अंदर क्या भाषा पढ़ाई जाएगी, परिभाषाएं होंगी, ठीक है, सामान्यीकरण होंगी, कुछ सूत्र होंगे, कुछ डेफिनेशन होंगी, अंडरस्टैंडिंग होगी, समझ विकसित करना, अपने सब्जेक्ट की समझ विकसित करना। तो जो हमारा शैक्षिक उद्देश्य है उसको पूरा करते हैं हम इस मॉडल के अंतर्गत, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आ गई होगी आपको। अगला हमारा मॉडल है सक्षमता आधारित मॉडल, ठीक है। अगला हमारा जो मॉडल है सक्षमता आधारित मॉडल, कॉम्पिटेंसी मॉडल, कॉम्पिटेंसी बेस्ड मॉडल, ठीक है, सक्षमता आधारित मॉडल। सक्षमता आधारित मॉडल, इंग्लिश में बोलते हैं कॉम्पिटेंसी बेस्ड मॉडल, ठीक है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड मॉडल, सक्षमता आधारित मॉडल। इसके अंतर्गत क्या आएगा, ठीक है, तो बात हम करते हैं इसकी कि इसके अंतर्गत क्या आएगा, ठीक है। आपको अगला पढ़ना है सक्षमता आधारित मॉडल, कॉम्पिटेंसी बेस्ड मॉडल। मतलब कि प्रत्येक छात्र के अंदर या प्रत्येक व्यक्ति के अंदर कुछ ना कुछ योग्यताएं होती हैं, उन योग्यताओं के आधार पर बच्चे को विकसित करना, ठीक है। तो इसमें कहा जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति में कुछ ना कुछ सक्षमताएं, कुछ ना कुछ योग्यताएं होती हैं। तो यदि हम उन बच्चे को उनकी योग्यताओं के आधार पर हम शिक्षा देंगे और योग्यताओं के आधार पर बच्चे का डेवलपमेंट करेंगे तो क्या होगा, वो उस क्षेत्र में बच्चा आगे होगा। तो ये जो मॉडल होता है ये छात्र केंद्रित होता है, ठीक है, छात्र केंद्रित। और यहाँ पे जो बच्चे, ये मॉडल हम आपको पहले भी पढ़ा चुके हैं, ठीक है, ये मॉडल आपकी सिलेबस यूनिट सेकंड में है, ठीक है, यूनिट सेकंड में हम लोग पढ़ चुके हैं, यूनिट सेकंड में नहीं शायद यूनिट फोर्थ में, जी यूनिट फोर्थ में है आपका ये मॉडल, ठीक है। ये मॉडल आपको यूनिट 4 में पढ़ा चुके हैं। सक्षमता आधारित बेस्ड जो अध्यापक टीचर एजुकेशन से रिलेटेड जो मॉडल था, पूछताछ संबंधित मॉडल एवं सक्षमता आधारित मॉडल, वहाँ पे हम आपको ये पढ़ा चुके हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि यहाँ पे हम विद्यार्थी को उनकी योग्यता के अनुसार, ठीक है, उनकी दक्षता के अनुसार, उनकी सक्षमता के अनुसार ही पढ़ने के अवसर देते हैं। तो जैसे बच्चे में क्या ज्ञान, कौशल और योग्यताएं होती हैं, इनको हम और अधिक डेवलपमेंट कैसे कर सकते हैं, हम इनका और ज़्यादा अधिक विकास कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि इनको एक ऐसा एनवायरनमेंट देंगे, ऐसा पर्यावरण एकत्रित करेंगे कि जिससे बच्चे की सक्षमताएं जो हैं और ज़्यादा अच्छी हो सके। मान लीजिए कोई भी बच्चा है, कोई डांस में अच्छा है, कोई सिंगिंग में अच्छा है, ठीक है, मान लीजिए और भी कोई चीज़ें हैं, ठीक है, कोई सिंगिंग में अच्छा है, कोई प्ले में अच्छा है, कोई खेल कूद में अच्छा है, ठीक है, कोई बच्चा पढ़ाई में अच्छा है, ठीक है। तो इनकी एबिलिटी के हिसाब से, इनकी योग्यताओं के हिसाब से हम बच्चे को इन्वायरमेंट देते हैं और उनको सक्षमता देते हैं। तो ये जो मॉडल होता है ये छात्र केंद्रित मॉडल होता है, शिक्षार्थी केंद्रित मॉडल होता है। यहाँ पे शिक्षार्थी एक समय में एक ही योग्यता पर कार्य करते हैं, ठीक है, मतलब कि ऐसा नहीं होता है कि बच्चे को हमको सभी सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ाने होते हैं, ठीक है। यहाँ पे यदि शिक्षा की बात करें तो यहाँ पे या मैथ, हिंदी, इंग्लिश, अंग्रेजी सारी चीज़ें हमको नहीं पढ़ानी है। यदि बच्चे का इंटरेस्ट मैथ में है तो हम मैथ में ही उसको इतना योग्य बनाएंगे कि बच्चा मैथ में क्या हो जाएगा, बिल्कुल से ट्रेंड हो जाएगा, जो उसका क्या होगा, प्रोफेसर हो जाएगा, ठीक है, उसका स्पेशलिस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो मैथ में ही हम स्पेशलिस्ट बना देंगे। तो यहाँ पे यही होता है कि बच्चे की सक्षमताओं के आधार पर हमको बच्चे को विकसित करना है, हमको बच्चे का विकास करना है, ऐसा पर्यावरण देना है, ऐसा एनवायरनमेंट उसको देना है कि जिससे बच्चा अपनी सक्षमताओं का विकास कर सके, जो उसमें योग्यताएं उसकी हैं। तो ठीक है, शिक्षण कार्यों में
गुणात्मक सुधार लाने हेतु यह मॉडल अधिक प्रभावी माना जाता है। ठीक है, यह मॉडल अधिक प्रभावी माना जाता है। शिक्षण कार्य होते हैं उनको में को सुधार लाने हेतु, ये जो गुणात्मक सुधार होता है तो उनमें सुधार लाने हेतु, क्योंकि जो गुणात्मक एबिलिटी होती है, ठीक है, ये अपनी अपनी योग्यता के अनुसार बच्चे को विकसित होने पर महत्व देती है। तो ये कहती है कि बच्चे को किस तरीके से सीखना चाहिए। ये मॉडल कहता है कि बच्चे को अपने इंटरेस्ट से एवं अपनी स्पीड से काम करने का मौका देना चाहिए, कि जो बच्चा सीखना चाहता है उसको उसकी योग्यताओं के अनुसार केवल हमको ऐसा एनवायरनमेंट देना है और उसके इंटरेस्ट, ठीक है, इंटरेस्ट रुचि के अनुसार एवं उसकी योग्यता एवं उसकी स्पीड, ठीक है, इन तीनों के अनुसार बच्चे को सीखने देना चाहिए, ये मॉडल कहता है। इस मॉडल के अनुसार बच्चा अपने इंटरेस्ट, अपने रुचि के हिसाब से और अपनी स्पीड के हिसाब से, कि जितना धीरे वो सीख सकता है और जितना जल्दी वो सीख सकता है, बच्चे को सीखने दिया जाता है उसकी सक्षमता के आधार। क्योंकि हर बच्चा सभी चीज़ों में सक्षम नहीं हो सकता, कोई भी व्यक्ति सभी काम में आगे नहीं हो सकता है वो बच्चा पढ़ाई में पीछे हो लेकिन और किसी क्षेत्र में बहुत आगे हो। तो केवल हमें उसकी क्षमताओं, सक्षमताओं को समझ के उसको उसी तरीके के मॉडल, यदि हमें किसी की एबिलिटी, इसी की सक्षमता पे सुधार करना है, उसके गुण में गुणात्मक सुधार लाना है, तो हमको कौन सा मॉडल यूज़ करना पड़ेगा? सक्षमता आधारित मॉडल यूज किया जाता है। ठीक है, ठीक है, यह मॉडल अध्यापकों एवं शिक्षार्थी या विद्यार्थी दोनों को, सभी को दिखाई दे रहा है? आज बोर्ड क्लियर है ना? विद्यार्थी दोनों को उनके उद्देश्यों एवं इच्छाओं को पूर्ण करने में सहायता करता है। इच्छाओं को पूर्ण करने में सहायता करता है। ठीक है, तो ये समझ में आया कि अध्यापक हो या शिक्षार्थी हो, दोनों को उनके उद्देश्य एवं इच्छाओं को पूर्ण करने में सहायता प्रदान करता है। कैसे? कि मान लीजिए हमारे उद्देश्य क्या हैं, जो हमारा इंटरेस्ट क्या है, हमारी इच्छाएं क्या हैं, तो इस मॉडल के अंतर्गत जो हमारी इच्छाएं हैं, जो हमारी योग्यता है, जो हम पढ़ाई करना चाहते हैं, उसके आधार पर हम क्या कर सकते हैं, जो भी काम हम करना चाहते हैं वो हम कर सकते हैं अपनी इच्छा अनुसार, अपनी स्पीड के अनुसार, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से हम इस मॉडल के अनुसार अपने आप को विकसित कर सकते हैं। ठीक है, यह मॉडल विद्यार्थी के व्यक्तित्व को उत्कृष्ट बनाने में सहायता करता है। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि व्यक्ति के व्यक्तित्व को, छात्र के व्यक्तित्व को निखार सकते हैं। क्यों? उसकी योग्यताओं के अनुसार। ठीक है, तो यह मॉडल छात्र के व्यक्तित्व को उत्कृष्ट बनाने में सहायता करता है। ठीक है, यह मॉडल व्यक्ति के व्यक्तित्व को, ठीक है, तो इसके अंतर्गत, इस मॉडल के अंतर्गत छात्र के व्यक्तित्व को उत्कृष्ट बनाने में सहायता करते हैं। उत्कृष्ट व्यक्ति के व्यक्तित्व को और अधिक विकसित किया जा सकता है और अधिक उसको निखारा जा सकता है। इसमें क्या होता है कि जो एक टाइम में जो शिक्षार्थी होता है अपनी एक ही योग्यता पर काम करता है। ऐसा नहीं होता है कि उसको सारी चीज़ें करनी होती है। यदि उसका इंटरेस्ट जिस क्षेत्र में होता है, जिस चीज़ में होता है, वो उसी योग्यता पर, अपनी सक्षमता के आधार पर उसको वही चीज़ें सिखाई जाती हैं और उसी चीज़ में उसको निपुण बनाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे कह सकते हैं कि इस जो मॉडल की विशेषता होती है कि छात्र की उसकी व्यक्तिगत सक्षमता के आधार पर हम उसका मूल्यांकन करते हैं। ठीक है, इस मॉडल के अंतर्गत कह सकते हैं कि छात्र की व्यक्तिगत सक्षमता के आधार पर
पर मूल्यांकन करते हैं। ठीक है, मान लीजिए यदि हमारा इंटरेस्ट एजुकेशन पढ़ने में है तो हमको पूर्ण तरीके से एजुकेशन पढ़ाई जाएगी, इसके बाद उसका मूल्यांकन किया जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि हमको सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे और उसी में हमारा ठीक है। तो यहाँ पे हमारी योग्यता के हिसाब से हमें जो एक विषय पढ़ाया जाएगा उसी के आधार पे हमारा मूल्यांकन किया जाएगा। जैसे कि हमको एजुकेशन सब्जेक्ट पढ़ाया गया तो उसके आधार पर हमारा मूल्यांकन हो गया, तो उसमें क्या हुआ कि जो हमारी फाइनली जो हमारा इंटरेस्ट था, जिसमें हमारा इंटरेस्ट था, जो हमारी योग्यताएं थी, जो हमारा ज्ञान था, जो हमारी स्किल्स थी, कौशल थी, उनके आधार पे क्या हुआ, हमारा मूल्यांकन हुआ। लेकिन यदि हमको सभी विषय पढ़ाए गए और उसमें हमारा मूल्यांकन किया गया तो वो क्या मूल्यांकन तो सही नहीं होगा, क्योंकि उसमें हमारा इंटरेस्ट नहीं था, बस हमने ज़बरदस्ती उसमें पढ़ा हुआ था। तो यहाँ पे हम जिसमें सक्षम हैं, जिस चीज़ में हमारा इंटरेस्ट होता है और अपनी स्पीड के हिसाब से यहाँ पे चीज़ों को हम सीख सकते हैं, इसके बाद ही हमारा मूल्यांकन किया जाता है अपनी एबिलिटी के हिसाब से। तो इस जो मॉडल का मुख्य जो विशेषता होती है वो यही होती है कि छात्र की व्यक्तिगत सक्षमता के आधार पर मूल्यांकन करते हैं। ठीक है, और छात्र अपनी स्पीड से एवं अपने इंटरेस्ट के साथ चीज़ों को सीखता है। ठीक है, तो इसका हम मॉडल बनाते हैं कि मॉडल किस तरीके का बनेगा इस पर। ठीक है, तो अब इसका हम स्ट्रक्चर बनाते हैं कि जो ये मॉडल होगा वो किस तरीके से बनेगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है कि हम अपनी नीड को देखते हैं, बच्चे की आवश्यकताओं को देखते हैं कि उसकी आवश्यकताएं क्या हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, आवश्यकताएं, बच्चे की आवश्यकताएं क्या है, नीड क्या है, क्योंकि उसकी योग्यता क्या है, उनके स्किल्स को, उनके ज्ञान को, उनकी नॉलेज को ही तो हमको क्या करना है, उनको विकसित करना है और बढ़ाना है। उनके हिसाब से ही हमको क्या करना है, ऐसा एनवायरनमेंट तैयार करना है, ऐसा पर्यावरण तैयार करना है जिससे वो अपनी ज्ञान को, अपने कौशल को और अपनी योग्यताओं को और अधिक विकसित कर सके। ठीक है, तो सबसे पहले मान लीजिए इसमें क्या आ जाएगा कि मान लीजिए हमको एजुकेशन पढ़ने की आवश्यकता है। ठीक है, या मान लीजिए हमारी आवश्यकता क्या है, नेट एग्जाम पास करना है। ठीक है, तो हमारी क्या ये आवश्यकता है, ये हमारी नीड है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, प्लानिंग करेंगे। किसकी प्लानिंग करेंगे, कोई पॉलिसी बनाएंगे। ठीक है, पॉलिसी बनाएंगे या कोई योजना बनाएंगे या प्लानिंग करेंगे। ठीक है, कि मान लीजिए हमको नेट एग्ज़ाम पास करना है, हमारी आवश्यकता नेट एग्ज़ाम है, तो इसके लिए हम योजनाएं बनाएंगे कि किस तरीके से हम नेट एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा ये क्या बन रहा है, ये हमारा बन रहा है जो हमारी सक्षमता आधारित मॉडल है, उसको मॉडल बन रहा है। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, सिलेबस डेवलपमेंट अप्रूवल। ठीक है, तो सिलेबस को, जो हमारा इसका सिलेबस होगा, डेवलपमेंट, कि मतलब कि सिलेबस को हम अपने सिलेबस को डिफाइन करेंगे। ठीक है, सिलेबस को डिफाइन करेंगे। इसके बाद लेकिन इसके पहले एक स्टेप इसके ऊपर आ जाएगा, करिकुलम डिज़ाइन। करिकुलम डिज़ाइन, करिकुलम डिज़ाइन के ऊपर जो एक स्टेप आ जाएगा। ठीक है, करिकुलम डिज़ाइन के बाद आएगा आपका सिलेबस डेवलपमेंट। तो हम पहले करिकुलम डिज़ाइन बनाएंगे। ठीक है, मतलब कि पाठ्यचर्या की अभिकल्प, पाठ्यचर्या का डिज़ाइन। ठीक है, पाठ्यचर्या का स्ट्रक्चर, पाठ्यचर्या का डिज़ाइन क्या होगा, डिज़ाइन हमने आपको बताया, इसकी संरचना या कह सकते हैं संरचना। डिज़ाइन को हिंदी में क्या बोलेंगे, पाठ्यचर्या अभिकल्प बोल सकते हैं। ठीक है, पाठ्यचर्या अभिकल्प, करिकुलम डिज़ाइन। तो पाठ्यचर्या की डिज़ाइनिंग क्या होगी कि हम कौन सा करिकुलम यहाँ पे लेंगे। जैसे हमने आपको करिकुलम 3 तरीके के बताए, एक तो विषय केंद्रित होता है, पहला छात्र केंद्रित होता है, सबसे पहला विषय केंद्रित, दूसरा छात्र केंद्रित, तीसरा प्रॉब्लम केंद्रित। ठीक है, समस्या केंद्रित की हमारी समस्या क्या है। तो यहाँ पे हम क्या करिकुलम डिज़ाइन को अपना डिफाइन करेंगे कि हमारी जो समस्या है उसको लेके हमारी जो आवश्यकता है, ठीक है, या विषय केंद्रित रखेंगे या छात्र केंद्रित रखेंगे, तो उसके हिसाब से करिकुलम डिज़ाइन बनाएंगे। ठीक है, इसके बाद सिलेबस डेवलपमेंट। सिलेबस क्या है, सिलेबस डिफाइन कर सकते हैं या सिलेबस अप्रूवल कर सकते हैं कि सिलेबस क्या है हमारा। ठीक है, कि हम सिलेबस क्या रखेंगे। मान लीजिए हमारा नीड है क्या, नेट एग्ज़ाम या एजुकेशन सब्जेक्ट पढ़ना, तो इसके हिसाब से हम पॉलिसी बनाएंगे, योजना बनाएंगे, प्लानिंग करेंगे कि हमको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। इसके बाद हम करिकुलम डिज़ाइन बनाएंगे जो आपका नेट का करिकुलम डिज़ाइन है। ठीक है, एक स्ट्रक्चर डिज़ाइन आपको पता होगा। इसके
इसके बाद सिलेबस डेवलपमेंट, नट के आपके सिलेबस में क्या क्या चीज़ें हैं वो कहाँ कहाँ रखनी है, ठीक है, तो क्या क्या आपको पढ़ना है। तो इसके बाद आपका करिकुलम सिलेबस डिज़ाइन हो गया, सिलेबस डेवलपमेंट हो गया या अप्रूवल हो गया, करिकुलम डेवलपमेंट हो गया, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद जो अगला स्टेप होगा डेवलपमेंट करिकुलम सपोर्ट मटेरियल, ठीक है, डेवलपमेंट करिकुलम सपोर्ट मटेरियल, ठीक है। डेवलपमेंट करिकुलम सपोर्ट मटेरियल से मतलब है कि हम अपने करिकुलम को किस मटेरियल के द्वारा विकसित कर रहे हैं, ठीक है, किस मटेरियल के द्वारा उसको और अच्छा कर रहे हैं, तो डेवलपमेंट करिकुलम सपोर्ट मटेरियल, ठीक है। इसका मतलब हुआ कि जैसे हम अपने मटेरियल में किन किन चीज़ों को इंक्लूड कर रहे हैं, ठीक है, किस मटेरियल से अपने सिलेबस में किस मटेरियल को रख रहे हैं और किस मटेरियल से हम अपनी स्टडी करेंगे, उस मटेरियल के माध्यम से हम अपनी जो हमारा उद्देश्य है, जो हमारी आवश्यकता है, उसको किस तरीके से हम पूरा करेंगे। जैसे मान लीजिए हम इसमें कंप्यूटर का यूज़ रख लें कि हम नोट्स के माध्यम से अपना पढ़ाई कर रहे हैं, कि हम कंप्यूटर के माध्यम से अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, या हम बोर्ड का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, बोर्ड का यूज़ कर रहे हैं या नोट्स का यूज़ कर रहे हैं या हम अपना इसका कंप्यूटर का यूज़ कर रहे हैं अपनी पढ़ाई के माध्यम से। तो डेवलपमेंट करिकुलम सपोर्ट सिस्टम, तो किस तरीके से हम अपने डेवलपमेंट को और ज़्यादा, किस तरीके से हम अपने करिकुलम को और ज़्यादा डेवलपमेंट कर रहे हैं सपोर्ट सिस्टम के माध्यम से। आपका जो नोट्स हो गया या बोर्ड हो गया या कंप्यूटर हो गया, ठीक है, किन के माध्यम से, ठीक है। इसके बाद आपका आएगा इम्प्लीमेंशन, ठीक है, क्रियान्वयन, इम्प्लीमेंशन बोल सकते हैं इसको, क्रियान्वयन। तो जो हमने अभी तक योजना बनाई है, जो पॉलिसी बनाई है, जो करिकुलम डिज़ाइन बनाया है, जो सपोर्ट सिस्टम यूज किया है, ठीक है, उसको क्या करेंगे, उसको कार्यान्वयन कर देंगे, ठीक है। अभी तक हमने क्या चीज़ों को रखा है कि हमको किस तरीके से अपनी नीड, अपनी आवश्यकता को पूरा करना है, ठीक है। इसके बाद इसका क्रियान्वयन, इनका इम्प्लीमेंशन कर देंगे, ठीक है। इसके बाद अगला जो स्टेप होगा वो होगा आपका, इसी में हम मॉनिटरिंग भी कह सकते हैं, क्रियान्वयन के बाद हम मॉनिटरिंग सिस्टम भी रख सकते हैं। इसके बाद का ही स्टेप है ये मॉनिटरिंग। इसके बाद आ जाएगा अपना आपका इवैल्यूएशन, ठीक है, इसका हो जाएगा मूल्यांकन। मॉनिटरिंग का मतलब कि चीज़ों को समझना या देखना कि जो हमने क्रियान्वयन किया है, ठीक है, जो हमने क्रियान्वयन किया है, ये जो योजना बनाई है, ये सही तरीके से चल रही है या नहीं चल रही है, ठीक है। कि मतलब कि जो करिकुलम बनाया है, जो पॉलिसी बनाई, जो आपका सिलेबस डेवलपमेंट था, जो आपके सपोर्ट सिस्टम रखी, इसमें इसका क्रियान्वयन किया, तो जो पॉलिसी और जो योजना बनाई थी वो सही तरीके से चल रही है, नहीं चल रही, तो मॉनिटरिंग करेंगे। इसके बाद इसका क्योंकि यहाँ पे आपका गुणात्मक सुधार का मुख्य होता है, यहाँ पे व्यक्ति की सक्षमताओं को महत्व दिया है, सक्षमताओं, उसकी योग्यताओं को ध्यान में रखते हुए हम ये मॉडल तैयार करते हैं। तो यहाँ पे मॉनिटरिंग मुख्य रूप से होगी, क्योंकि यहाँ पे हम जो इनकी चीज़ों को देखेंगे, जो योजना, जो पॉलिसी बनाई वो सही तरीके से चल रही है कि नहीं चल रही है, अंत में इसका क्या करेंगे, इवैल्यूएशन करेंगे, मूल्यांकन कर देंगे, ठीक है। तो ये मॉडल समझ में आ गया कि स्ट्रक्चर क्या होंगे, इनके जो आपको स्टेप रखने हैं ये थोड़ा सा याद रखने लायक है कि सबसे पहले आपकी नीड्स होगी, फिर आपकी प्लानिंग कह सकते हैं या पॉलिसी कह सकते हैं। इन वर्ड्स को तो आप याद रख सकते हैं कि प्लानिंग करनी है, ठीक है। इसके बाद सिलेबस, इसके बाद आपका करिकुलम डिज़ाइन कि आपका जो करिकुलम का जो डिज़ाइन क्या होगा बनाने का। इसके बाद सिलेबस डेवलपमेंट क्या होगा, सिलेबस में कौन कौन सी चीज़ें हम इंक्लूड करेंगे, ठीक है। इसके बाद डेवलपमेंट करिकुलम सपोर्ट मटेरियल की कौन कौन सी चीज़ें हम सपोर्ट मटेरियल के रूप में रख रहे हैं अपने करिकुलम को डेवलपमेंट करने के लिए। इसके बाद इम्प्लीमेंशन, क्रियान्वयन। इसके बाद मॉनिटरिंग, देखेंगे कि जो पॉलिसी बनाई है वो सही तरीके से काम कर रही है कि नहीं कर रही। इसके बाद इवैल्यूएशन, मूल्यांकन कर देंगे उसका कि जो हमने जिस लिए जो मॉडल बनाया था क्या वो हमारी नीड को पूरा कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। तो जो ये मॉडल था आपका, ये मॉडल था सक्षमता आधारित मॉडल, कॉम्पिटेंसी बेस्ड मॉडल, ठीक है। ये समझ में आप लोगों को आ गया होगा। अगला जो मॉडल आपका है सामाजिक कार्य क्रियाकलाप मॉडल।
यानी सामाजिक पुनर्निर्माण। ये मॉडल आपके इसमें बहुत सारे दिए हुए हैं, तो आपको लिए पढ़ना भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगला मॉडल है आपके में सामाजिक कार्य क्रियाकलाप मॉडल। सामाजिक कार्य क्रियाकलाप मॉडल तक में इसमें दिया हुआ है सामाजिक पुनर्निर्माण। इस तरीके से आपके सिलेबस में लिखा हुआ है सामाजिक पुनर्निर्माण। ठीक है, आपके सिलेबस में ये मॉडल दिया हुआ है सामाजिक कार्य क्रियाकलाप मॉडल सामाजिक पुनर्निर्माण। ठीक है, इसके बाद आपका है व्यक्तिक आवश्यकताएं तथा अभिरुचि मॉडल। इसके बाद परिणाम आधारित एकीकृत मॉडल। इसके बाद हस्तक्षेप मॉडल, CIPP मॉडल, कॉन्टैक्ट इनपुट प्रोसेस प्रोडक्ट मॉडल। आपके इसमें बहुत सारे मॉडल दिए हुए हैं। इसके बाद आपका जो यूनिट 5 का पार्ट भी फिनिश हो जाएगा। ठीक है, आज हम बात करते हैं आपके सामाजिक कार्य क्रियाकलाप मॉडल। ठीक है, हम बात करते हैं सामाजिक कार्य क्रियाकलाप मॉडल सामाजिक पुनर्निर्माण। इसके अंतर्गत हम बात करते हैं कि ये क्या होता है, इस मॉडल में कौन कौन सी चीज़ों को इंक्लूड करते हैं। तो इसके पहले भी हम ये चीज़ आपको पढ़ा चुके हैं आपके सिलेबस के ही अंतर्गत, जब हमने आपको पढ़ाया था इसी यूनिट में, करिकुलम के ही टॉपिक को लेके पढ़ाया हुआ था ऊपर। कि जो आपका समाजशास्त्रीय आधार पढ़ाया हुआ था सामाजिक सांस्कृतिक पुनर्निर्माण पाठ्यचर्या विकास की कार्यनीति संकल्पना के अंतर्गत आपको पढ़ाया था कि जो पाठ्यचर्या की नियोजन के आधार हैं सामाजिक आधार, समाजशास्त्रीय आधार, दार्शनिक आधार एवं मनोवैज्ञानिक आधार। तो समाजशास्त्रीय आधार के अंतर्गत हमने आपको ये पढ़ाया था और ये वही मॉडल है जो आपको यहाँ पे भी पढ़ना है। तो इसके अंतर्गत हम उन्हीं चीज़ों को अपने पाठ्यक्रम में करिकुलम में जोड़ते हैं। जैसे मान लीजिए व्यक्ति को हमको समाज के अंदर कैसा नागरिक बनाना होता है कि वो बदलते हुए समाज के अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल सके। जो हमारे समाज में परिवर्तन हो रहे हैं व्यक्ति उनके हिसाब से बदल सके, अपने आप को चेंज कर सके और उन्हीं के हिसाब से समाज में रह सके। एक मुख्य रूप से जो हम समाजशास्त्रीय शिक्षा की बात करते हैं या शिक्षा में समाजशास्त्र की बात करते हैं तो क्यों करते हैं कि बच्चे को हमको इस लायक बनाना है कि जो समाज में वो रह सके, समाज में किस तरीके से उसको अपना जीविकोपार्जन करना है और समाज के तौर तरीकों को सीखना है, उन वहाँ के नियमों को सीखना है, वहाँ के सिद्धांतों को सीखना है। तो शिक्षा में हम उन्हीं चीज़ों को इंक्लूड करते हैं जो हमारे समाज में चीज़ें दिख रही हैं। तो मतलब जो हमारी शिक्षा की जो समाज की, ठीक है, जो हमारी समाज की समस्याएँ हैं, ठीक है, या मान लीजिए नैतिक मूल्य है, आदर्श हो गए, संस्कृतियाँ हो गई। तो ये सारी चीज़ें हमको समाज में रहते हुए सीखना पड़ता है। यदि कोई व्यक्ति इनको नहीं सीखता है तो वो समाज का सही सदस्य नहीं माना जाता है, उसको समाज से हम लोग निकाल देते हैं। ठीक है, तो इन चीज़ों को यहाँ पे हमको सीखना होता है। तो इन चीज़ों का एक व्यक्ति के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, यदि कोई व्यक्ति इनको नहीं सीखता है तो वो सामाजिक व्यक्ति नहीं माना जाता है। तो कहते हैं कि समाज में जो हमारे आदर्श हैं, जो मूल्य हैं, जो संस्कृति हैं, जो परंपराएं हैं, इसमें कह सकते हैं परंपराएं हैं, तो इनका व्यक्ति के ऊपर, मनुष्य के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो क्या प्रभाव पड़ता है, तो इन्हीं का हम अध्ययन करते हैं और इन्हीं चीज़ों को अपनी पाठ्यचर्या में करिकुलम में जोड़ने की बात करते हैं। ठीक है, क्योंकि समाज में कहते हैं ना कि जो भी आवश्यकताएं हमारी हैं, जो भी हमारी समस्याएं हैं, वही हमारी शिक्षा के उद्देश्य होते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर जो सामाजिक कार्य एवं क्रियाकलाप मॉडल है, इसके अंतर्गत हम उन्हीं चीज़ों को इंक्लूड करेंगे अपनी करिकुलम में जो हमारे समाज से रिलेटेड है, जो हमें समाज में रहने के लिए हमको जिन चीज़ों को सीखना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम जब बात करते हैं कि समाजशास्त्र को जोड़ने की बात कही, तो जो शिक्षा वो हम समाज से, ठीक है, तो शिक्षा के अंदर हम बालकों में
जो सामाजिक गुण हैं, ठीक है, बालकों में सामाजिक गुणों का विकास करने की बात। जो सामाजिक गुण हैं जैसे भाईचारे की भावना है, एक साथ मिलकर, जो हमारे संवैधानिक मूल्य हैं, ये भी समाज से ही रिलेटेड रहेंगे। तो जो हमारे संवैधानिक मूल्य हैं कि हमको किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए, भाईचारे के साथ रहना चाहिए, ठीक है, और किसी के प्रति घृणा नहीं करनी चाहिए। जो हमारे संवैधानिक मूल्य के किसी को हम कोई अपराध करने पर हमको सज़ा मिलती है, ठीक है। तो जो संवैधानिक मूल्य हैं, तो जो सामाजिक गुण हैं उनको हमें शिक्षा के द्वारा सिखाया जाता है और उन्हीं चीज़ों को हमें अपनी शिक्षा में इंक्लूड करते हैं, अपने करिकुलम में रखते हैं, जिससे एक व्यक्ति समाज में रहने के योग्य बन सके और उसमें सामाजिक गुणों का विकास हो सके, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि शिक्षा द्वारा बालकों में सामाजिक गुणों का विकास करना, गुणों का विकास करना, ठीक है। और यदि इसमें जैसे ये सामाजिक पुनर्निर्माण की बात की गई है, तो इसका मतलब है कि कोई भी समाज, ठीक है, परंपरावादी नहीं होता, या मान लीजिए कोई भी समाज जो होता है एक ऐसा समाज भी नहीं होता है कि जो रूल चल रहे हैं वो उन्हीं पे चलता रहेगा, परंपरावादी भी नहीं होता, और कोई भी समाज एकदम नए तरीके से परिवर्तनशील भी नहीं होता है, ठीक है, कि जो भी चीज़ें हैं तुरंत अपनाता चला जाए। तो यहाँ पे क्या होता है कि मान लीजिए समाज में हमने कोई पॉलिसी तैयार की या पॉलिसी बनाई या कोई सर्व शिक्षा अभियान बनाया, या हमने कहा कि सभी महिलाओं को पेंशन मिलनी चाहिए, ठीक है, तो कुछ लोग जो इसके पक्ष में होंगे तो उसको मान लेंगे कि हाँ सभी महिलाओं को मिलनी चाहिए, लेकिन जो कुछ लोग इसके पक्ष में भी होंगे। कोई भी समाज में यदि हम कोई नया परिवर्तन करना चाहते हैं तो उसके दो पक्ष होते हैं, एक तो पक्ष होता है और दूसरा विपक्ष होता है। तो कुछ लोग पक्ष में होते हैं और कुछ लोग विपक्ष में होते हैं, तो ये हमेशा से ही चलता आता रहता है। लेकिन हम कहते हैं कि यदि हमें अपने समाज को विकसित करना है तो हमें अपने समाज में परिवर्तनशीलता रहनी चाहिए, क्योंकि यदि किसी में परिवर्तनशीलता नहीं होगी तो वो क्या बंद समाज हो जाएगा, और वो जो समाज होगा वो कभी भी अग्रसर नहीं हो सकता, कभी भी प्रगतिशील नहीं हो सकता। यदि हमें समाज को विकसित करना है तो वो प्रगतिशील, उसमें परिवर्तन होते रहना चाहिए। तो यहाँ पे सामाजिक पुनर्निर्माण से मतलब यही है कि मान लीजिए जैसे दहेज प्रथा को खत्म किया गया, ठीक है, तो हमारे समाज में पहले क्या थी, दहेज प्रथा मानी जाती थी, ठीक है। यहाँ पे हम इसका थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं कि पहले दहेज प्रथा चलती थी, लेकिन जब इसको खत्म करने की बात की गई तो कुछ लोगों ने, जिन्होंने दहेज प्रथा को खत्म करने की बात की, तो सभी लोगों ने इतनी आसानी से तो नहीं माना, क्योंकि वो हमारे समाज की रीति थी, हमारे समाज की परंपराएं थी कि भाई नहीं दहेज देना है। तो जो लोग इसके पक्ष में थे उन्होंने कहा नहीं दहेज प्रथा खत्म नहीं होगी, क्योंकि ये हमारे देश की परंपरा है, हमारे समाज की परंपरा है। लेकिन कुछ लोगों ने कहा कि नहीं ये चीज़ गलत है, हमको दहेज नहीं देना चाहिए और ना ही लड़के वालों को दहेज लेना चाहिए। तो क्या इसके दो पक्ष हुए, एक पक्ष हुआ और एक विपक्ष हुआ। तो कुछ लोग हमेशा से ही, कुछ लोगों ने इसको स्वीकार कर लिया और कुछ लोगों ने नहीं किया। तो जिन लोगों ने स्वीकार कर लिया तो परिवर्तन होते रहते हैं, ठीक है। तो सामाजिक पुनर्निर्माण, तो हमें अपने समाज में परिवर्तन करते रहना चाहिए। वो तो जो लोग विरोध होंगे वो विरोध करेंगे, जो लोग विरोधी होंगे वो उसका विरोध करेंगे, ठीक है, और कुछ लोग उसको मानेंगे भी। तो सामाजिक पुनर्निर्माण से मतलब वही है कि जो सामाजिक परिवर्तन होता है, यहाँ पे हमारे जो नैतिक मूल्यों का, आदर्शों का, रीति रिवाजों का और परंपराओं का होता है कि जो परंपराएं पुरानी चली आ रही हैं हमको उन्हीं पर नहीं चलना है, उनमें परिवर्तन लाना है, उनको नए तरीके से करना है, ठीक है, और एकदम से उनको ख़त्म भी नहीं करना है। जैसे मान लीजिए हमें अपने करिकुलम में इसमें शामिल करना है कि पहले शादी ब्याह कैसे होते थे या पहले लोग खाना बनाकर कैसे खाते थे। तो ये हमको किस तरीके से पता चलेगा, जो हमारी संस्कृतियाँ हैं, जो हमारे रीति रिवाज हैं, उनको हमें अपने करिकुलम में स्थान देना पड़ेगा, ठीक है। तो उसी के ज़रिए हम ये जो सामाजिक संस्कृतियाँ होती हैं ये स्कूली शिक्षा के माध्यम से ही, विद्यालय के माध्यम से ही बच्चों तक पहुँचती हैं, ठीक है। जो समाज की संस्कृतियाँ होती हैं ये किस तरीके से, इनका हस्तांतरित कौन करता है, स्कूल ही करते हैं, विद्यालय ही करते हैं। जो संस्कृति का हस्तांतरित माने जाते हैं या तो कौन, विद्यालय ही होते हैं। मान लीजिए कि परिवार में हम जन्म लेते हैं, परिवार में हम अपने रीति रिवाज सीखते हैं, परंपराएं सीखते हैं। तो परिवार क्या होता है, एक व्यक्ति का केंद्र होता है और हम परिवार में रहकर एक ही संस्कृति को सीखते हैं, एक ही मूल्य को सीखते हैं, एक ही परंपराओं को सीखते हैं, एक ही समुदाय की, क्योंकि भाई हम एक ही समाज के होंगे, ठीक है। जहाँ हमने जन्म लिया वो एक समाज होगा या किसी एक धर्म का होगा, एक व्यक्ति का होगा, ठीक है। तो वहाँ पे केवल हम अपने को ही सीखते हैं। लेकिन
जब हम विद्यालय में जाते हैं तो वहाँ पे हम क्या करते हैं कि हम कई समाज की परंपराओं को सीखते हैं और रीति रिवाजों को सीखते हैं। और वहाँ पे हम क्या करते हैं कि जो हमारे समाज के संवैधानिक मूल्य होते हैं, भाईचारे की भावना के साथ, एक दूसरे के साथ, कि हम सभी संस्कृतियों के साथ आपस में किस तरीके से रह सकते हैं, तो किस तरीके से हम समाज में समायोजन कर सकते हैं और अपने आप में परिवर्तन कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम उन्हीं चीज़ों को इन्वॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पाठ्यचर्या के अंतर्गत हमें इसमें क्या, प्रकृति विज्ञान, ठीक है, एवं सामाजिक विज्ञान, जीव विज्ञान जैसे विषयों को रखना चाहिए। ठीक है, ठीक है, तो हमें अपनी पाठ्यचर्या में किन कैसे विषयों को रखना चाहिए, प्रकृति विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान जैसे विषयों को रखना चाहिए। और हमको जो अपनी पाठ्यचर्या का डेवलपमेंट करना चाहिए वो कैसे करना चाहिए, व्यक्तिगत एवं सामाजिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए। ठीक है, जो पाठ्यचर्या का विकास करना चाहिए वो व्यक्तिगत आवश्यकताओं एवं सामाजिक आवश्यकताओं, ठीक है, सामाजिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए करना चाहिए। ठीक है, करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो उद्देश्य होता है व्यक्ति को समाज में रहने के लायक बनाना होता है, व्यक्ति में सामाजिक गुणों का विकास करना होता है। तो हमारा यहाँ पे जो हमको ध्यान में रखना चाहिए कि जो व्यक्तिगत आवश्यकताएं हैं एवं उसकी जो सामाजिक आवश्यकताएं हैं उनको ध्यान में रखते हुए हमें अपना करिकुलम तैयार करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि जो पाठ्यक्रम का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो व्यक्ति के समाज में के साथ समायोजन करने में सहायता प्रदान करे। ऐसा करिकुलम होना चाहिए कि जिससे व्यक्ति समाज में सही ढंग से रह सके और समाज के साथ समायोजन कर सके। ठीक है, तो समाज देखिए परिवर्तनशील होता है और समाज में हमेशा कुछ ना कुछ परिवर्तन होते रहते हैं। जैसे हमने आपको कई बार बताया कि जो आपका जो कोविड-19 प्रॉब्लम चल रही है, ठीक है, ये आपकी सामाजिक परिवर्तन में आ जाएगी। अब हमारे समाज में जो शिक्षा व्यवस्था होगी, जो सारी की सारी चीज़ें बदल गई हैं। ठीक है, हमारे समाज में पूरा चेंज हो गया है, पूरा का पूरा परिवर्तन आ गया है, चाहे वो हमारी अर्थव्यवस्था में हो, चाहे वो हमारी राजनीतिक व्यवस्था में हो, सभी चीज़ों में चेंज हो गया है। ठीक है, तो अब जो हमारा शिक्षा का उद्देश्य होगा, जो शैक्षिक प्रणाली है वो भी बदल जाएगी। आगे जो हमारा करिकुलम डिज़ाइन होगा, जो करिकुलम बनाया जाएगा, ठीक है, तो आगे जो हमारा करिकुलम डिज़ाइन किया जाएगा, जो करिकुलम की योजना बनाई जाएगी, जो बनाया जाएगा, उसमें कोविड-19 की समस्या से निपटने के लिए सारी चीज़ें, सारे उपाय बताए जाएंगे। ये प्रॉब्लम क्यों हुई, कैसे आई, आगे भविष्य में ये प्रॉब्लम ना हो, किसी को इसका फेस ना करना पड़े, तो इसकी जो समस्याओं से निपटने के जो समाधान होंगे उनको रखा जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारे देश में ये बहुत बड़ी महामारी फैल चुकी है। ठीक है, तो हमारे एजुकेशन में तो अब जो हमारी वर्तमान जो समस्या है वो क्या है, इस कोविड-19 की जो समस्या से हमको निपटना है। तो वर्तमान हमारी जो आवश्यकता है और जो समस्या है वो यही है कि हमको इसका उपाय मिलना चाहिए। ठीक है, और दोबारा से हम इस बीमारी से ग्रसित ना हो, तो ये हमारी आवश्यकता है। तो यही जो हमारे शिक्षा के उद्देश्य बन जाएंगे और शिक्षा के उद्देश्यों में इसको शामिल कर दिया जाएगा। तो प्रेजेंट में जो हमारी सामाजिक स्थिति होती है, जो हमारे समाज में परिवर्तन होता है, तो जो सामाजिक क्रियाकलाप से जो मॉडल बनाया जाता है वो वर्तमान स्थिति को देखकर बनाया जाता है कि हमारी वर्तमान स्थिति क्या है। जो हमारी वर्तमान स्थिति में समस्याएं हैं उन्हीं को हम अपने शिक्षा के उद्देश्य बना देते हैं। ठीक है, तो वर्तमान प्रेजेंट की स्थिति को देखते हुए यहाँ पे हम जो विषयों को शामिल करेंगे, ठीक है, पाठ्यचर्या में सामाजिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए, मान लीजिए जैसे जनसंख्या शिक्षा हुई। ठीक है, सब्जेक्ट्स की बात कर लेते हैं कि कौन कौन से, जनसंख्या शिक्षा, पर्यावरण शिक्षा, ठीक है, प्रदूषण की समस्या, ठीक है, तो इन सभी एजुकेशन को अपने करिकुलम में हम शामिल करेंगे, जो पर्यावरण से संबंधित समस्या, ठीक है, जनसंख्या शिक्षा हुई,
पर्यावरण शिक्षा हुई, ठीक है, प्रदूषण की समस्या हुई, सुरक्षा शिक्षा हुई, काम शिक्षा हुई, ठीक है, जाति उन्मूलन, परिवार कल्याण, जाति उन्मूलन, परिवार कल्याण, या ये दहेज प्रथा की समस्या हुई, ठीक है, जो जाति उन्मूलन, परिवार कल्याण है कि किसी जाति से भेदभाव हो रहा है तो ये हमारे समाज में, ठीक है, किसी भी जाति को मतलब कोई भी जाति छोटी या बड़ी नहीं है, ठीक है। तो ये इस तरीके के सभी विषयों को हम किसमें अपने सामाजिक कार्य जो क्रियाकलाप मॉडल बनेगा इस सभी विषयों को इसमें शामिल करेंगे, ठीक है। तो इसमें मुख्य रूप से इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो किस तरीके से बनेगा, तो इसके अंदर जो भी मतलब हम जिनको भी बच्चे के अंदर जो गुण सोशलाइजेशन के जो गुण होंगे उन्हीं को हम डिस्कस करेंगे, उन्हीं को विकसित करेंगे, ठीक है। बच्चे के अंदर हमको सोशलाइजेशन करना है, समाजीकरण करना है, जिससे बच्चा समाज में सुगमतापूर्वक रह सके, ठीक है। बच्चे का हमको समाजीकरण करना है, और समाजीकरण किस तरीके से करना है, शिक्षा के माध्यम से, ठीक है, एजुकेशन के माध्यम से, ठीक है। तो ये इसके अंदर की जो हम समाज से रिलेटेड जो भी हमारे सब्जेक्ट्स हैं कि समाज की प्रकृति कैसी है, ठीक है, समाज की प्रकृति कैसी है, ठीक है, इसका अध्ययन करेंगे। जो छात्र और अध्यापक का जो संबंध है, ठीक है, छात्र अध्यापक संबंध, इनका अध्ययन करेंगे, क्योंकि भाई यहाँ पे हमको जो राष्ट्रीय जो हमारे सामाजिक मूल्य हैं उनको भी यहाँ पे हमको सबकी स्टडी करना है, ठीक है। जो हमारी सामाजिक समस्याएं हैं, सामाजिक समस्याएं हैं, जैसे आपकी जाति उन्मूलन हुई या दहेज प्रथा हुई या बाल विवाह हुई, ये कैसी सामाजिक समस्याएं हैं, ठीक है, इनका भी हमको अध्ययन करना है। तो इनके हिसाब से जो हमारा मॉडल बनेगा तो इसके अंतर्गत हमको समाज के साथ व्यक्ति किस तरीके से समावेशन अपना कर सकता है, किस तरीके से उसमें अपना समायोजन कर सकता है, किस तरीके से बच्चा समाज में अपना समायोजन कर सकता है और समाज के अंदर रह सकता है। तो उसके लिए बच्चे को क्या क्या चीज़ें सीखनी पड़ेंगी, ठीक है। तो वहाँ की संस्कृति, ठीक है, वहाँ का कल्चर कैसा होगा, ठीक है। और जैसे मान लीजिए जो आपका समाज के अंदर कौन कौन सी आ जाती है, परिवार हो गया, समाज हो गया, विद्यालय हो गया, तो ये सारी की सारी चीज़ों का अध्ययन हमको समाज के अंदर करना पड़ता है। और जो हम जो इसका जो मॉडल बनाते हैं तो इसका अध्ययन इसके अंदर हमको क्या क्या पढ़ना पड़ता है, परिवार से रिलेटेड, समाज से रिलेटेड, विद्यालय पढ़ना पड़ता है, पूरा का पूरा संसार, ठीक है, पूरा का पूरा क्या वर्ल्ड, पूरा का पूरा हम कह सकते हैं संसार, क्योंकि जो हम सभी लोग आपस में भाईचारे की भावना के साथ जुड़े हुए हैं। और जो हमारे मूल्य हैं, जो राष्ट्रीय मूल्य हैं, उसमें हमको यही सिखाया जाता है कि पूरा देश क्या है, विश्व बंधुत्व की बात करता है। तो जो हमारा भाईचारे की भावना के साथ हम लोग सामाजिक आवश्यकताओं के साथ जुड़े होते हैं, ठीक है। जो हमारे वास्तविक सामाजिक अनुभव हैं, वास्तविक सामाजिक अनुभव, जो हम समाज में रहते हैं और जिन चीज़ों को अनुभव करते हैं, ठीक है, तो इसके अंतर्गत सारी चीज़ें वो आ जाएंगी। मतलब कि हम बच्चे को केवल और केवल उन्हीं चीज़ों को पढ़ाएंगे जिससे बच्चा समाज में रह सके और समाज में अपना जीवन निर्वाह करने के लायक बन सके। तो हम इन सभी चीज़ों को जो समाज से रिलेटेड, जो सोसाइटी से रिलेटेड जो भी चीज़ें होंगी, हम बच्चे के विषयों में, सब्जेक्ट्स में उन्हीं चीज़ों को शामिल करेंगे, ठीक है। उन्हीं चीज़ों को कि बच्चा कैसे अपने आप से अच्छा परफॉर्मेंस कर सकता है, ठीक है, बच्चा कैसे समाज में रह सकता है, कैसे अच्छे से अच्छा अपने आप को परफॉर्मेंस कर सकता है, कि बच्चा एक अपने आप को प्रदर्शित कर सकता है, ठीक है, कैसे समाज में अच्छे से अच्छा समावेशन कर सकता है। तो हम समाज में इन्हीं सारे विषयों को शामिल करेंगे जो इसके अंतर्गत जो मॉडल बनाया जाएगा, ठीक है। तो मतलब कि यदि हम जो भी बच्चे को विषय पढ़ा रहे हैं तो इन सभी चीज़ों को बच्चों के सब्जेक्ट में इंक्लूड कर देंगे, सभी बच्चों को उनके विषयों में इन्हीं चीज़ों को जोड़ देंगे, जिससे बच्चे का क्या सामाजिक विकास हो सके, सोशल ग्रोथ हो सके और सामाजिक रूप से वृद्धि हो सके। तो इसकी जो आपका स्ट्रक्चर बनेगा उसकी बात करते हैं, क्योंकि मुख्य हमको यहाँ पे स्ट्रक्चर पढ़ना है, ठीक है। और इसके स्टेप आप लोग थोड़ा सा
अच्छे से पढ़ते जाइए, क्योंकि स्टेप हो सकता है आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकें। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो सोशल रिलेटेड है, ठीक है, जो मॉडल है ये हमारा समाज से रिलेटेड है, यहाँ हमें सामाजिक कार्यों को सीखना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके अंतर्गत प्लानिंग करेंगे। प्लानिंग यानी योजना बनाएंगे। जैसे समाज से रिलेटेड मान लीजिए हमारी कोई समस्या है, ठीक है, तो इसी को लेते हैं कोविड-19 को। ठीक है, अब हमारी समाज में समस्या क्या है, कोविड-19। तो अब हमें अपनी, यदि हमारी यही समस्या है तो यही हमारी आवश्यकता भी होगी। तो इसी से निपटने के लिए हमारे क्या जो शिक्षा के उद्देश्य होते हैं वो समाज से ही, जो हमारी समस्याएं होती हैं उन्हीं को हम शिक्षा में रखते हैं और शिक्षा के माध्यम से उन्हीं समस्याओं से निपटारा पाते हैं, उन्हीं समस्याओं से समाधान ढूंढते हैं शिक्षा के माध्यम से। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, योजना बनाएंगे। किससे, जो हमारी कोविड-19 की समस्या है उससे निपटने के लिए, क्योंकि हम यहाँ पे सामाजिक मॉडल बना रहे हैं। ठीक है, इसके बाद उसको डिज़ाइन करेंगे कि किस तरीके से उसको डिज़ाइन करेंगे। ठीक है, इसके बाद आपका होगा इम्प्लीकेशन, क्रियान्वयन करेंगे कि पहले हमने योजना बनाएंगे कोविड-19 की समस्या से निपटने के लिए। ठीक है, तो इसके बाद उसमें का हम डिज़ाइन बनाएंगे कि किस तरीके से हमको क्या चीज़ें रखनी है। ठीक है, इस तरीके से जब हमारा मॉडल जो योजना बन जाएगी और डिज़ाइन भी बन जाएगी तो हम उस चीज़ को क्या क्रियान्वयन कर देंगे, इस मॉडल को क्रियान्वयन कर देंगे। ठीक है, इसके बाद उसका क्या करेंगे, ठीक है, इसके बाद क्रियान्वयन करेंगे। इसके बाद उसका क्या करेंगे, इसके बाद इसका मूल्यांकन करेंगे, इवैल्यूएशन करेंगे। ठीक है, मूल्यांकन करेंगे। अभी हम इसको समझाते हैं, पहले स्टेप समझ लीजिए। मूल्यांकन करेंगे, इसके बाद इसका फिर क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे। रिवीजन का मतलब दोबारा से देखेंगे। ठीक है, दोबारा से देखेंगे, रिवीजन करेंगे। जो भी हमने मॉडल बनाया है, करिकुलम बनाया है, उसको क्या करेंगे, दोबारा से देखेंगे। फिर क्या करेंगे, इसमें इम्प्रूव करेंगे यानी सुधार करेंगे, क्योंकि हम सामाजिक मॉडल बना रहे हैं। ठीक है, सुधार करेंगे, सुधार। ठीक है, तो ये इसके क्या होंगे, स्टेप होंगे। अब यहाँ पे कोविड-19 की समस्या ले लीजिए, या मान लीजिए दहेज प्रथा की समस्या ले लीजिए, या आपकी क्या जो हमारी सर्व शिक्षा अभियान चलाया गया था, ये भी सामाजिक के अंतर्गत ही था, क्योंकि सामाजिक समस्या के अंदर क्योंकि हमको पूरे के पूरे समाज को शिक्षित करना था। तो जो हमारा सामाजिक सर्व शिक्षा अभियान चलाया गया था, ठीक है, या दहेज प्रथा की समस्या को ले लीजिए। तो मान लीजिए कोविड-19 की समस्या हमने यहाँ पे देखी, तो कोविड-19 की समस्या से लेके अब हम क्या करेंगे, योजना बनाएंगे। ठीक है, तो हमारी शिक्षा के उद्देश्य भी वही होगी, क्योंकि हमको अपनी समस्या से निपटारा पाना है। तो जो हम करिकुलम डिज़ाइन करेंगे उसमें क्या करेंगे, ठीक है, जो हम करिकुलम डिज़ाइन करेंगे तो हम कोविड-19 की समस्या को लेकर इसकी योजना बनाएंगे, फिर उसको करिकुलम में डिज़ाइन करेंगे, करिकुलम में इंक्लूड करेंगे। इसके बाद उस करिकुलम का क्रियान्वयन करेंगे, मतलब कि लागू कर देंगे। ठीक है, क्या कर देंगे, लागू कर देंगे वो करिकुलम। इसके बाद फिर उसका मूल्यांकन करेंगे, जैसे कि हमारी जो कोविड-19 की समस्या है, क्या उससे हम लोग बच पा रहे हैं, क्या अब वो नहीं फैल रही है, तो मूल्यांकन करेंगे। फिर क्या करेंगे, मूल्यांकन करने के बाद उसको दोबारा से देखेंगे, उसका रिवीजन करेंगे। ठीक है, दोबारा से देखेंगे कि जिसके लिए हमने ये जो पूरा का पूरा मॉडल बनाया था, पूरा का पूरा करिकुलम तैयार किया था, कि क्या वो उस समस्या से निपट पा रहे हैं या नहीं। तो मतलब कि दोबारा से देखने के बाद, रिवीजन करने के बाद उसको में सुधार करेंगे। यदि कमी रह गई है तो ठीक है, और नहीं रह गई है तो उसमें दोबारा से सुधार करेंगे, जो हमारी सामाजिक समस्याएं होती हैं। मान लीजिए हमको जो सर्व शिक्षा अभियान चलाया गया था, सभी बच्चों को शिक्षा देना है, अब यहाँ पर हम उसको रख लेते हैं। तो हमने उसके लिए क्या बनाई, एक योजना बनाई। ठीक है, सर्व शिक्षा अभियान। इसके बाद उसको डिज़ाइन किया करिकुलम में। ठीक है, डिज़ाइन किया, करिकुलम में रखा। इसके बाद उस योजना को लागू कर दिया। इसके बाद योजना को लागू करने के बाद उसका हमने क्या किया, मूल्यांकन किया। ठीक है, उसको लागू कर दिया। जो डिज़ाइन बनाई, जो सर्व शिक्षा अभियान बनाया था, डिज़ाइन बनाया था, उसको लागू कर दिया। ठीक है, इसके बाद हमने उसका मूल्यांकन किया। मूल्यांकन क्या किया कि हमने सभी बच्चों को शिक्षा देने का जो योजना बनाई थी, क्या सभी बच्चों को शिक्षा मिल रही है। ठीक है, तो उसका मूल्यांकन किया। फिर मूल्यांकन करने के बाद उसका दोबारा से रिवीजन किया, दोबारा से रिवीजन किया अच्छे से कि क्या उसमें मूल्यांकन में कोई कमी तो नहीं रह गई है। ठीक है, दोबारा से रिवीजन किया। फिर रिवीजन करने के बाद हमको पता चला कि मान लीजिए 100% लोगों को शिक्षा नहीं मिल रही है, केवल 70 या 50% लोगों को ही मिल रही है।
तो जो हमने अपना करिकुलम डिज़ाइन किया था, जो अपनी योजना बनाई थी, उसमें दोबारा से सुधार करेंगे। यहाँ पे सुधार का ऑप्शन होता है, क्योंकि जो हमारी सामाजिक प्रणाली होती है, समाज सबसे ज़्यादा परिवर्तनशील होता है और समाज में सबसे ज़्यादा परिवर्तन होते हैं। सोसाइटी में कुछ ना कुछ चेंज होते ही रहते हैं। क्या जो सामाजिक व्यवस्था पहले चलती थी वही अभी चल रही है? उसी तरीके का समाज अभी भी है? तो नहीं है। तो समाज में परिवर्तन होते रहते हैं, चाहे वो आर्थिक परिवर्तन हो, चाहे वो राजनीतिक परिवर्तन हो, तो समाज में परिवर्तन होते रहते हैं। संस्कृति से रिलेटेड, कल्चर से रिलेटेड परिवर्तन, सभी परिवर्तन समाज में सबसे ज़्यादा जो परिवर्तन होते ही रहते हैं, क्योंकि व्यक्ति समाज में ही रहता है, कुछ ना कुछ नया सीखता रहता है। आज यदि हमने खाना बनाना सीखा तो कल और ढंग से सीखेंगे। आज यदि हम आपको क्लास दे रहे हैं तो जो कल दूसरी क्लास होगी वो और अच्छी बेटर ढंग से होगी। तो कुछ ना कुछ चेंज होता रहता है और परिवर्तन ही विकासशीलता की कुंजी मानी जाती है। कहते हैं कि परिवर्तन ही हमको आगे ले जाता है और परिवर्तन ही सक्सेस का राज है। ठीक है, तो परिवर्तन करते रहना चाहिए। बंद समाज, यदि हम परिवर्तन नहीं करेंगे, यदि हम रुक जाएंगे तो क्या हो जाएंगे कि हमारा समाज बंद समाज हो जाएगा और हमारे समाज का विकास भी रुक जाएगा। तो समाज में परिवर्तन होते रहना चाहिए और समाज के हिसाब से ही हम यहाँ पे मॉडल तैयार करते हैं। तो जो इस मॉडल के जो पार्ट होंगे, स्टेप होंगे, वो ये होंगे। तो मॉडल के अंदर उन्हीं चीज़ों को हम इंक्लूड करेंगे करिकुलम में, उन्हीं चीज़ों को हम रखेंगे जो हमारी सामाजिक समस्याएं हैं, जो हमारी सामाजिक समस्याओं से निपटने का हमको रास्ता देती है और समाज से हम किस तरीके से अपना समायोजन कर सकते हैं, समायोजन हम किस तरीके से कर सकते हैं अपने समाज के अंदर। ठीक है, तो ये मॉडल आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे की बात हम अपने अगले वीडियो में करेंगे। एक वीडियो मैंने आप लोग को बताया भी है कि जो NCTE एवं NCERT को लेके आप लोग के मन में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रही है, उसका वीडियो मैंने एक अलग से बना दिया है। तो उस वीडियो को आप लोग देख लीजिए, तो आपके हो सकता है सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं।